अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, ज्वाइन कर लें सारे पार्टिसिपेंट, सारे स्टूडेंट्स, सो दैट फिर हम स्टार्ट कर सकें। लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू देखा था कि हाउ टू क्रिएट यूज केस डायग्राम हमने बहुत डिटेल्स में देखी थी। जनरलाइजेशन भी हमने डिस्कस की थी यूज केस डायग्राम में। देन वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, जो हमने देखा था एक्सटेंड एंड इंक्लूड के रिलेशनशिप भी यूज केसेस डायग्राम में हमने देखे थे। और एक पूरी केस स्टडी डिस्कस की थी जिसमें प्रोफेसर, अच्छा वो केस स्टडी को जो है ना आप माइंड में रखिएगा। आप हम आगे जितने भी डायग्राम्स पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसी केस स्टडी को हम डिफरेंट डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली मैप कर सकें, तो हमारा एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो होगा, क्योंकि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास और उसी प्रॉब्लम को हम डिफरेंट यूएमएल के सेट ऑफ डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे एनालिसिस और डिज़ाइन कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम को। तो आज जो हमारा हम पढ़ेंगे बुक से चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। आज की हमारी क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम, कि हाउ टू क्रिएट क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स। अच्छा, इससे पहले लास्ट क्लास तक जितना हमने डिस्कस किया है वहां तक कोई अगर क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँ। जब भी क्लास हो, क्लास से पहले एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें, गो थ्रू कर लिया करें, उससे आसानी होगी आपको भी, ताकि अगर जो चीज़ समझ नहीं आई, पॉइंट समझ नहीं आया, उसको लिस्ट डाउन कर लिया करें अपने पास के दैट इज़ द टॉपिक। या तो विद इन अ क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक आगे ना बढ़ूँ एक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए उसी टाइम पूछ लिया करें, या तो एटलीस्ट उस टाइम अगर ना पूछ सकें तो एट द एंड ऑफ क्लास लिस्ट डाउन कर लिया करें वो पॉइंट्स या टॉपिक जो समझ नहीं आए हों, फिर जब ताकि हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें नेक्स्ट वीक में तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्यूरी वगैरह हम सॉर्ट आउट कर सकें। जी क्लास, कोई क्यूरी है? इससे पहले हमने लास्ट क्लास में देखी थी यूज केस डायग्राम बहुत डिटेल में विद अ केस स्टडी एग्जांपल, और उसके बाद हमने एक्टिविटी डायग्राम भी इम्प्लीमेंट की थी। एक्टिविटी डायग्राम के डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स देखे थे कि एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, और सिंबल उसी केस स्टडी के अकॉर्डिंगली हमने एक्टिविटी डायग्राम भी ड्रॉ करके देखी थी। जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, ये जो मैंने बुक ओपन की है, जो आपके पास स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, ये बुक ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। ठीक है, मैंने कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही सारी बुक्स, कोर्स आउटलाइन जो है वो एलएमएस पे अपलोड कर लिया था। तो ये बुक जो है यूएमएल अप्लाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन विद यूएमएल। ठीक है, तो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। चैप्टर 3 इज बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड क्लास डायग्राम। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, ये जो हमने स्टार्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में के को इम्प्लीमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट डायग्राम्स। ठीक है, सो सबसे पहले जो है हमारे पास ओवरव्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, यूएमएल की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम डिफरेंट मॉडलिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, डायग्राम्स पढ़ेंगे जिसमें से यूज केसेस और एक्टिविटी डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम देखेंगे, और देखेंगे कि अगर टाइम बचता है तो हम सीक्वेंस डायग्राम को भी ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास डिफरेंट यूएमएल की मॉडलिंग लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रही होती हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को ही माइंड में रखते हुए हमने इन जो है वो विजुलाइज करना है जो सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। आपका कोर्स प्रोजेक्ट बनवाने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को ही माइंड में रखते हुए आपने जो है सिस्टम डिजाइन करना है थ्रू यूएमएल मॉडलिंग।
ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू आप विजुलाइज करेंगे अपने सिस्टम को और उसी सिस्टम को उन्हीं डायग्राम्स को देखकर फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुई और क्या रीजन था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो सबसे पहले इन्होंने ओवरव्यू दिया है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच हम जिसको कह रहे हैं, मीन्स वहाँ पे हमारे पास डेटा का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, थ्रू मेथड्स और फंक्शंस। जिस तरह हम पहले पढ़ते थे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में। ठीक है, सी प्लस प्लस को हम कह रहे हैं कि अब इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जिसमें सारा का सारा फोकस हमारा फंक्शंस पे हो रहा है। मींस हमने अपनी एप्लीकेशन को फंक्शनल और मॉड्यूल्स में ब्रेक किया और हर मॉड्यूल्स के अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस, और फंक्शंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ फंक्शन कैन बी एन ऑपरेशन, अ मेथड और अ फंक्शन, जिसको हम फंक्शन, मेथड और ऑपरेशन कह रहे हैं, जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सारा का सारा फोकस आपके फंक्शंस पे होता है, आपके मेथड्स पे होता है, और डेटा कम्युनिकेट और पास किस तरीके से होता है, थ्रू मेथड्स। मोस्ट फंक्शंस विल रिक्वायर डेटा ऑफ सम काइंड टू वर्क इन। हर फंक्शन को आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, अदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो मेथड कुछ अगर रिटर्न कर रहा है तो फिर वो फंक्शन होगा, और आप फिर उसको फंक्शन को डेटाबेस से कनेक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं कि हम किस तरीके से फंक्शंस के थ्रू अपना पूरा सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, एज अ सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको फंक्शनल या मॉड्यूलराइज या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसको हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया कि हमारे पास एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस सिस्टम होल्ड्स द डिटेल्स ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड ट्यूटर इन द कॉलेज। ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपके जितने भी फैकल्टी है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स को मैनेज कर रहा है। द सिस्टम ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज अवेलेबल एट द कॉलेज। ऑल्सो जो है वो कोर्सेज की मैनेजमेंट भी सिस्टम में हो रही है, एंड ट्रैक्स विच स्टूडेंट इज फॉलोइंग विच कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हुए हैं और कौन सा कोर्स जो है वो किस स्टूडेंट को असाइन हुआ है। पॉसिबल फंक्शंस कौन कौन से बन सकते हैं, सबसे पहले आपके सिस्टम में ऐड होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट का नहीं है। हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, हम मेथड्स पे काम करेंगे। कौन कौन से मेथड्स होंगे, स्टूडेंट को ऐड करने का एक मेथड होगा, एंट्री होगी मार्क्स की, चेक एग्जाम मार्क्स, एग्जाम के मार्क्स चेक होंगे, सर्टिफिकेट इशू होगा और एक्सपेल होगा स्टूडेंट। सो दीज आर द पॉसिबल फंक्शंस और मेथड्स व्हिच कैन बी परफॉर्म थ्रू कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होगी, स्टूडेंट, एग्जाम्स, कोर्सेज एंड ट्यूटर्स, और ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है, ये उन्होंने कहा है कि ये सिंपल आपके पास एक डेटाबेस स्कीमा है। The dotted lines indicate where one set of data is dependent on another, कि एक सेट जो है डेटा का वो दूसरे पे डिपेंडेंट। The dotted lines indicate where one set of data is dependent on another. For example, each student is taught by several tutors. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि each and every जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है वो दूसरे डेटा सेट पे डिपेंडेंट है। लेट्स से एक स्टूडेंट है तो मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल्ड है, मल्टीपल कोर्सेज के मल्टीपल ट्यूटर्स होंगे, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर होगी, और फिर हर कोर्स का अलग अलग एग्जाम और क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और डिपेंडेंसी किस बेसिस पे है, फंक्शंस की एक दूसरे के थ्रू। हम फंक्शंस बना रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और हर मॉड्यूल हर फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे इन्होंने इसको भी डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, द एड स्टूडेंट फंक्शन विल नीड टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ स्टूडेंट। तो जब हमने एड स्टूडेंट का मेथड कॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट से कंटेंट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। The issue certificate function will need to access the student data to get details of the student requiring the certificate। जिस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इशू करना है उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसको स्टूडेंट के डाटा को एक्सेस करना पड़ेगा। एंड द फंक्शन विल आल्सो नीड टू एक्सेस द एग्जाम डेटा, और इशू सर्टिफिकेट करने के लिए एग्जाम डिपार्टमेंट से भी आपको डाटा चाहिए होगा। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है अमंग द
फंक्शंस, और यहाँ पे डाटा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि हम क्या करें, थ्रू फंक्शंस ही एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्लासेस का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो ओवरव्यू नहीं कि क्लासेस यूज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास क्या है, प्लान ऑफ द फंक्शंस, द डाटा एंड द डिपेंडेंसीज। हमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शंस बना दिए, ये हमने कहा कि ये हमारे पास एंटिटीज हैं और उसके लिए हमने ये फंक्शंस बना दिए। और कौन सा फंक्शन कौन सा डाटा सेट यूज कर रहा है, लेट से एक मेरे पास एड स्टूडेंट का फंक्शन है, एक एंटर फॉर एग्जाम, चेक एग्जाम मार्क्स, इशू सर्टिफिकेट, एक्सपेल स्टूडेंट। ये अब इनकी डिपेंडेंसी शो रही है कि कौन क्या क्या कर सकता है। एड स्टूडेंट, स्टूडेंट का डाटा चाहिए, एंटर फॉर एग्जाम्स, स्टूडेंट का डाटा चाहिए, चेक एग्जाम मार्क्स, कहाँ से चेक होंगे, एग्जाम से। देन इशू सर्टिफिकेट, इशू सर्टिफिकेट करने के लिए स्टूडेंट का डाटा भी चाहिए होगा, कोर्स का डाटा भी चाहिए होगा कि कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल है, और वहाँ पे डाटा कहाँ से आ रहा होगा, एग्जाम से। ये सब भी आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है। एक्सवेल स्टूडेंट, तो उसके लिए स्टूडेंट से डाटा आ रहा होगा और फैकल्टी की तरफ से, ठीक है। और ये सब एंटिटीज भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बता रहे हैं कि डेटा, फंक्शंस और डिपेंडेंसी क्या है। तो ये जो हमारे पास एंटिटीज हैं जो येलो कलर्स में, दीज आर डेटा। ये हमारे पास मेथड्स हैं, इनको आप मेथड कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं, ऑपरेशंस कह सकते हैं, मॉड्यूल्स कह सकते हैं। और ये लाइंस क्या बता रही हैं, डिपेंडेंसीज के, हाउ दिस डेटा इज डिपेंडेंट ऑन दिस मेथड। इन सब मेथड्स को एक्सेस करने के लिए ये डेटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। The problem with this approach is that if the problem we are tackling becomes too complex, the system becomes harder and harder to maintain. क्योंकि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। Taking the example above, what would happen if a requirement changes that lead to an alteration in the way in which student data is handled? जिस तरीके से आप स्टूडेंट डाटा को हैंडल कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने सिस्टम में ऐड ऑन करनी है, तो वो एक नया चीज या नया फीचर जब आप ऐड ऑन करेंगे तो वो फिर बाकी सारे रिमेनिंग से कनेक्ट होना चाहिए। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो वो प्रॉब्लम फिर आपके पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर रही होगी। एज एन एग्जाम्पल, imagine our system is running perfectly well, but we realize that storing the student data of birth with a 2-digit year was a bad idea. हम 2-digit year यूज करने के बजाय the obvious solution is to change the date of birth field in the student table from a 2-digit year to 4-digit year. ठीक है, सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा था, हमने एक चेंज किया कि जो स्टूडेंट का बर्थ डेट ऑफ बर्थ है उसको 2-digit ईयर करने के बजाय 4-digit ईयर करने। हो सकता है 2-digit ईयर की वजह से एंट्री करने पे कुछ कंफ्यूजन हो रही हो। The serious problem with this change is that we might have caused unexpected side effects to occur. The exam data, the course data and the tutor data all depend in some way on the student data. ये सारे के सारे जो डेटा है ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, स्टूडेंट डेटा पे। तो जब अगर मैंने स्टूडेंट पे कोई चीज चेंज की तो उसकी डिपेंडेंसी इन सब पे भी जाके वो चीज इफेक्ट होगी। So might we have been broken some functionality with our simple change. ये बहुत सिंपल बेसिक चेंज की बात हो रही है कि इस सिंपल बेसिक चेंज का भी इफेक्ट बाकी तमाम मेरे सिस्टम पे पहुंचेगा। In addition, we might well have broken the add student, enter for marks, issue certificate and expel student functions. For example, add student will certainly not work anymore, as it will be expecting a 2-digit year for date of birth rather than 4. ठीक है, अब क्या होगा कि ऐड स्टूडेंट वाला जो मेथड था, वो जो स्टूडेंट से इनपुट ले रहा था वो 2 डिजिट में ही ले रहा था और उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था। अब मैंने स्टूडेंट के डाटा में जाके 2-digit एयर को चेंज करके 4-digit एयर कर दिया, तो इसकी बेसिस पे हो सकता है कि अब ऐड स्टूडेंट का मेथड भी वर्क ना करे, क्योंकि पहले वो किस पे काम कर रहा था, 2 डिजिट पे। और मैं अब उसके पास जब 4-digit इनपुट जाएगा तो हो सकता है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी ना कर सके। तो किसी एक डाटा में भी थोड़े से चेंज करने पर आपका पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेक होने का चांस है। So we have a large degree of potential knock-on problems. How many times have you changed a line of code in all innocence without realizing that you have inadvertently broken apparently unrelated functionality? कह रहे हैं कि अगर आप minor changes भी करेंगे, एक single line of code भी change करेंगे, तो उसका effect आपकी पूरी जो है वो application पे होगा और बहुत ज़्यादा complications आपकी क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो solution for this problem is that कि rather आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यू कैन यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमें क्या कह रही है
कि हम मॉड्यूल्स और मेथड्स पे फोकस करने के बजाय जो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, जो रियल वर्ल्ड में उस सिनेरियो में एग्जिस्ट करेंगी, हम उनको ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और उनसे रिलेटेड फिर हम सारी चीजें डिफाइन करें। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को कैसे एक्सप्लेन किया है। Object oriented try to lessen the impact of this problem by simply combining related data and functions into the same module। ये क्या कह रहे हैं कि हम एक सेम मॉड्यूल बनाएं और उसके अंदर जो भी रिलेटेड फंक्शनैलिटी और डाटा है उसको एक मॉड्यूल में रख दें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिलेटेड डाटा एंड फंक्शंस प्लेस इन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मींस एक मॉड्यूल बना लिया, एक कोर्स का मॉड्यूल बना लिया, कोर्स का नाम होगा, कोड होगा, ड्यूरेशन होगा और उसकी अटेंडीज होंगे, और फिर एक मेथड होगा ऐड अटेंडी, यानी कि स्टूडेंट कौन कौन है जिनको ऐड करना है। फिर हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दिखाया कि सिनेरियो में एक स्टूडेंट होगा, उसका नेम होगा, एज होगा, और उसमें दो मेथड्स रखे, एक उसको ऐड करने का और एक उसको एक्सपेल करने का। देन वी हैव अनदर एंटिटी ट्यूटर, नेम, हायरिंग कब हुई है, सैलरी कितनी है, एंड एलोकेट टू कोर्स के उस ट्यूटर को हम किस कोर्स को असाइन करें। देन वी हैव अनदर मॉड्यूल विच इज एग्जाम, जिसकी डेट होगी, कौन से रूम में एग्जाम है, और मेथड कौन कौन से होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट अटेंड करेगा एग्जाम। चेक मार्क्स, मार्क्स का एक जो है वो मेथड होगा, और इशू सर्टिफिकेट ऑन बेसिस ऑफ दिस एग्जाम एंटिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमने जो सेम रिलेटेड चीजें उनको हमने एक मॉड्यूल में डाल दिया। मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल कैन एग्जिस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हर इस मॉड्यूल, ये जो हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए, हर मॉड्यूल्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस बन सकते हैं। मतलब वी कैन क्रिएट एक से ज्यादा कोर्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट, हर कोर्स के डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट डेट, डिफरेंट रूम्स में हो रहे होंगे, और इसी तरह हर कोर्स के लिए डिफरेंट फैकल्टी। एंड मॉड्यूल्स कैन टॉक टू अदर मॉड्यूल्स बाय कॉलिंग ईच अदर फंक्शंस। और हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को कैसे कॉल कर सकते हैं, बाय कॉलिंग मेथड्स ऑफ मॉड्यूल्स। क्लास आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज क्लियर आ रही है? ओके अच्छा, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? Modules can talk to other modules by calling each other functions. For example, when the add function is called in student, जब हम student में add function call करेंगे, a new instance of the student module would be created. जैसे हम student को add करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक नया object student का create हो जाएगा, and that the add attendee function would be called from the appropriate instance of the कोर्स मॉड्यूल। और फिर हम जब कोर्स मॉड्यूल में ऐड अटेंडी करेंगे तो वो अटेंडी कहाँ से ऐड होगा, वो जो हमने स्टूडेंट में ऐड किया था वही स्टूडेंट उठकर, वो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो कोर्स में एलोकेट हो जाएगा एज अ स्टूडेंट। आपके साथ भी ऐसे होता है, जब आप इनरोल्ड होते हैं तो पहले आप क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर होने के बाद नाउ यू कैन रजिस्टर इन द कोर्स। पहले आप यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में रजिस्टर होंगे, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा एलएमएस का। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर ही आपको कोर्सेज एलोकेट होंगे, और वो सेम ऑब्जेक्ट एंटिटी पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोर्सेज में एलोकेट करने के लिए आपका एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, वही सेम एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो सकता है। जी वो फ्रान, कोई क्वेश्चन है? वो फ्रान, हैंड रेज किया है आपने, कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी कुछ बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हमारे एडवांटेजेस हैं जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक पिलर्स हैं हमारे पास, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज दैट कि हम मॉड्यूल्स के अंदर जो सेम डेटा है या सेम फंक्शनैलिटी उसको मॉड्यूल के अंदर रख रहे हैं और उसको डायरेक्ट आउटसाइड द मॉड्यूल हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्स को स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो पहले क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टूडेंट की क्लास का, एंड देन उसके मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास डाटा सिक्योर है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में तो सारा काम ही मेथड्स पे हो रहा है, तो हर
मेथड जो है वो दूसरे मेथड को इजीली कॉल कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि एक क्लास से आप दूसरी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, बट विद क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इन विच दैट मेथड इज डिफाइंड। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अच्छा, दो तरीके की इनकैप्सुलेशन हम अचीव कर रहे होते हैं। एक तो वो होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है, इम्प्लिसिट इनकैप्सुलेशन, और एक वो होती है जो हम एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर एक्सप्लिसिटली कर रहे होते हैं। तो मुझे बता सकता है कि ये दो टाइप की इनकैप्सुलेशन क्या हो सकती है? अजान हो रही है, जब तक सोचें आप, फिर उसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। जी क्लास, क्या हो सकती हैं टू टाइप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं आप लोग, तो ज़रा मुझे बताएं कि इनकैप्सुलेशन कैसे होती है। दो तरह की, एक इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो खुद से हो रही हो, और एक्सप्लिसिट आप एज अ प्रोग्रामर खुद से कर सकते हो। बोनस एक्टिविटी है ये, जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे चैट पे, तो उनको फिर बोनस मार्क मिल जाएगा। जी क्लास, मैं ये क्वेश्चन चैट पे लिख देती हूँ, बोनस क्वेश्चन है ये। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एंड इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होती है? 2 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास क्लास।
जी क्लास आवाज आ रही है? मैंने कुछ टास्क दिया है आप लोगों को, बोनस एक्टिविटी है ये। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इनकैप्सुलेशन क्या होती है? अरीश, आपने जो आंसर दिया है गेट एंड सेट मेथड, तो ये जो गेट एंड सेट मेथड के थ्रू हम इनकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं, ये इम्प्लिसिट होती है या एक्सप्लिसिट होती है? अरीश असलम, सोच के बताएं। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जो ऑटोमेटिकली हो रही हो, और एक्सप्लिसिट का मतलब जो आप खुद से कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर। एक्सप्लिसिट, ठीक है। गेटर एंड सेटर आर एक्सप्लिसिट, यानी कि आपने अपने डाटा को प्राइवेट किया और उस प्राइवेट डाटा फील्ड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए आप गेटर और सेटर मेथड यूज करते हो, और यू कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल फॉर हाइडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, ये चीज तो हो गई एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होती है? चले, फवाद को एक मार्क मिल गया, बोनस मार्क फवाद का हो गया। पार्शियल मार्क्स मिला है इरम को। उन्होंने इनकैप्सुलेशन तो सही डिफाइन की है, लेकिन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को सही से नहीं डिफाइन किया। नहीं, मैं बताती हूँ। बाय डिफॉल्ट जब हम क्लासेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेट से मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसके अंदर उसका नेम, एज, बैच और डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स हो गए, और उसके मेथड्स क्या हो गए? अटेम्प्ट, एग्जाम्स, अटेंडेंस, मार्क्स एंट्री, सीजीपीए। ठीक है, अब ये सारे मैंने क्लास के अंदर यूज किए। क्लास कौन सी है? स्टूडेंट की। अब इनको एक्सेस करने के लिए मैं डायरेक्ट आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। So that is implicit encapsulation. By default, class is an implicit encapsulation, जो आपके डेटा को ऑटोमेटिकली हाइड कर रही है विद इन क्लास बॉडी। ये आपकी इम्प्लिसिट इनकैप्सुलेशन है। और एक्सप्लिसिट इनकैप्सुलेशन क्या है कि आप एज अ प्रोग्रामर खुद से किसी भी फील्ड को प्राइवेट करें, और प्राइवेट करने का पर्पस क्या होगा कि जब आपने किसी चीज को प्राइवेट कर दिया आउटसाइड द क्लास, आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ भी। यानी कि अगर आपने एक चीज प्राइवेट रखी है, एक फील्ड, और उस एट्रीब्यूट को आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रहे हैं, और आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया है, बट फिर भी आप उस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट का मतलब ये कि जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया है बस वही एक्सेस हो सकता है। तो उस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो? गेटर और सेटर के मेथड जो कि पब्लिक मेथड्स होंगे, या आप पब्लिक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, और उन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट डाटा फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। so that is two types of encapsulation, implicit and explicit. implicit वो होती है जो आप क्लास के अंदर जो भी चीजें ऐड ऑन कर रहे हो, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड, ये हमारी implicit encapsulation होती है कि एक क्लास इटसेल्फ उसको क्या कर रही है? हाइड कर रही है।
और एक्सप्लिसिट इनकैप्सुलेशन क्या होगी कि एज अ प्रोग्रामर आपने खुद से किसी फील्ड को प्राइवेट कर दिया और उस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए आप गेटर और सेटर मेथड बनाओगे पब्लिक, या तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करोगे। जी तलहा, कोई क्वेश्चन है? तलहा खान 9651 अनम्यूट कर दिया मैंने आपको यहाँ से, अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने इनकैप्सुलेशन का जिक्र किया है ये कहते हुए कि उसे गेट सेट के मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो प्राइवेट क्लास को ऑब्जेक्ट से हम नहीं एक्सेस कर सकते मैम, ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू? अच्छा देखो, क्लास तो अगर प्राइवेट कर दोगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता ना। प्राइवेट का मतलब ये कि जब आपने किसी भी चीज को प्राइवेट कर दिया, चाहे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिया, किसी भी चीज को प्राइवेट कर दिया, तो जब वो क्लास की बॉडी एंड हो गई आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो अगर आप क्लास को प्राइवेट कर दोगे तो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकेगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा तो वो यूजलेस है। हम बात कर रहे हैं कि क्लास के अंदर किसी भी कंटेंट को, किसी भी एट्रीब्यूट को अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको सिक्योर करना चाह रही हूँ, हाइड करना चाह रही हूँ यूजर से, तो उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। और प्राइवेट करने के बाद मैंने उसको क्या किया, जब मुझे आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करना है, तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए मुझे उस प्राइवेट फील्ड को जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, मुझे या तो पब्लिक प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी या मुझे पब्लिक गेटर और सेटर मेथड चाहिए होंगे, सो दैट आई कैन इनडायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट डेटा आउटसाइड द क्लास। क्योंकि प्राइवेट की लिमिटेशन ये होती है कि जो चीज प्राइवेट कर दिया आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो उसका स्कोप उस क्लास के अंदर होता है। उस क्लास के बाहर आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर क्लास ही प्राइवेट हो जाएगी तो फिर तो उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकेगा। तो क्लास ऑलवेज शुड बी पब्लिक, so that we can create object of that class, and after creating object we can access all the public fields of that class। और जो प्राइवेट फील्ड होगी वो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ भी एक्सेस नहीं हो सकती। क्लियर हुआ मैम कुछ? बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है प्राइवेट क्लास होती क्या है, स्टैटिक होती है कि नहीं होती? बाय डिफॉल्ट अगर हम कह रहे हैं हम क्लास को प्राइवेट कर ही नहीं सकते ना। अगर हमने क्लास को प्राइवेट कर दिया तो वो क्लास यूजलेस हो गई। बाय डिफॉल्ट क्लास पब्लिक होती है, क्योंकि अगर मैम आपने क्लास वाकई को, पब्लिक होती है? क्लास जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास पब्लिक होती है या डिफॉल्ट होती है? क्योंकि अगर हमने क्लास को प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट करने का मतलब ये कि आप उसको एक्सेस ही नहीं कर रहे, फिर तो वो यूजलेस हो गई। तो जब मैम एक, बाय डिफॉल्ट जो है ऊप के अंदर मैंने क्विज में पब्लिक को टिक कर दिया था, सर नबील ने काट दिया था, बोला था नहीं बाय डिफॉल्ट क्लास हमेशा प्राइवेट होती है। अच्छा अब देखो उसमें दो चीजें हो सकती हैं कि अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, या हम क्लास की बात कर रहे हैं। अगर हम एट्रीब्यूट्स और मेथड की बात करेंगे तो एट्रीब्यूट्स और मेथड के साथ पब्लिक का कीवर्ड लगाना हमारे पास जरूरी होता है, वरना वो क्या करेगा, उसको डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देगा उसकी, प्राइवेट। आपने कभी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड किया हो, लेट से आपने कोई क्लास बनाई हो, और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसी और क्लास से, तो वो वहां पे आपको क्या एरर देता है कि क्लास को हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक। तो पब्लिक करना चाहिए, सी बिल्कुल। शार्प, सी शार्प की हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या है कि सी शार्प हमें ये कह रही है कि आप जब भी कोई चीज बना रहे हो, कोड कर रहे हो, कोड करते वक्त आपने एक्सप्लिसिटली, अच्छा दो चीजें होती है हमारे पास, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जो खुद से कंपाइलर करे, और एक्सप्लिसिटली होता है जो आपको खुद से एज अ प्रोग्रामर कोड करना पड़े। तो अगर मैं किसी क्लास को, किसी फील्ड को और किसी मेथड को अगर मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दूंगी, तो सी शार्प का कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, प्राइवेट कर देगा। चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मेथड हो। लेकिन एट्रीब्यूट प्राइवेट हो सकता है, मेथड को भी अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास प्राइवेट हो गई तो वो यूजलेस हो जाएगी। इसीलिए आपको खुद से जाके एक्सप्लिसिटली क्लास को पब्लिक करना पड़ता है, सो दैट यू कैन यूज दैट क्लास। अगर तो उसमें मेन मेथड है और उसको प्राइवेट कर दिया तो वो क्लास चल जाएगी, लेकिन अगर उस क्लास को आपने किसी और क्लास में एक्सेस करना है तो फिर आपके लिए मैंडेटरी है कि आप एक्सप्लिसिटली जाके उसको पब्लिक करें। तो जब आप एक चीज को जाके पब्लिक खुद से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आप नहीं करेंगे तो वो पब्लिक नहीं होगी। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर सी शार्प में हम किसी भी चीज पे, चाहे क्लास हो, कंस्ट्रक्टर हो, मेथड हो, फील्ड हो, अगर किसी भी चीज में हम खुद से एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको प्राइवेट कंसीडर करेगा।
ठीक है, अगर एट्रीब्यूट प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज या गेटर सेटर मेथड यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए जब हम यानी कंस्ट्रक्टर मैम बना रहे इससे होते हैं तो कंस्ट्रक्टर को क्या कह रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक, सो दैट व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो सके। यानी मैम इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अब हमें प्रोजेक्ट के अंदर जो इनकैप्सुलेशन का फीचर है वो एक्सप्लिसिट इनकैप्सुलेशन का फीचर इस्तेमाल करना वो होगा। आपको यूज करना होगा कुछ पॉइंट्स पे, बिल्कुल। मतलब आप कुछ फील्ड्स को एक्सप्लिसिटली जाके प्राइवेट करोगे या आप उनको पब्लिक नहीं जी। करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से प्राइवेट हो जाएंगी। जब वो प्राइवेट हो जाएगी तो उनको एक्सेस करने के लिए फिर आपको गेटर और सेटर मेथड बनाने पड़ेंगे या तो फिर आपको प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है। जी क्लास, और कोई और क्यूरी है? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स। ठीक है, हम जब रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को दो वे में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? वो एंटिटीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो, जिनकी एग्जिस्टेंस हो, उन्हीं चीजों को फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। वो टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा एंड बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसका डेटा होगा जो उसका स्टेट बता रहा होगा, और बिहेवियर जो ये बता रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिए टेलीविजन की। अ टेलीविजन इज एन ऑब्जेक्ट, और उस टेलीविजन से रिलेटेड डाटा क्या होगा जो उसका स्टेट बता रहा होगा? चैनल्स, स्कैन रेट, ब्राइटनेस कितनी है, मतलब उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और सेटिंग। ठीक है, ये इसके स्टेट हो गए। और बिहेवियर क्या है? वो ऑपरेशंस, वो मेथड्स जो कि वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। लेट्स से स्विच ऑन, स्विच ऑफ, चैनल चेंज, वॉल्यूम इंक्रीज। so these all are the operations which can be performed by the object television. so objects की दो characteristics हैं, डेटा एंड बिहेवियर। डेटा एट्रीब्यूट जो हम वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, और बिहेवियर हमारे पास क्या होते हैं? मेथड या ऑपरेशंस, वो जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। For this we call the modules object and hence we have the term object oriented design programming. ठीक है, object oriented design programming means कि अब हम objects के लिए भी डायग्राम बना रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं? वही टर्मिनोलॉजीज। द डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट आर जनरली कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हम डेटा और बिहेवियर्स की बात कर रहे थे, तो डेटा आपके पास जनरल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो हमारे पास वेरिएबल्स के नेम जिसमें हम स्टोर कर रहे हो। द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेथड्स। और बिहेवियर्स हम कैसे डिटरमाइन कर रहे होते हैं? मेथड्स के थ्रू। चीजें वही हैं लेकिन उनको करने का तरीका ये कि हमने उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया एक मॉड्यूल के अंदर। उस मॉड्यूल को हम क्या कह रहे हैं? क्लास। द अदर बिग jargon term is class. A class is simply a template for an object. अब टेलीविजन है तो टेलीविजन के वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सोनी का भी हो सकता है, टोशिबा का भी हो सकता है। डिफरेंट हमारे पास ब्रांड्स हैं और हर किसी के डिफरेंट वर्जन और डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सो बट दे ऑल टेलीविजन बिलोंग टू अ सेम क्लास विच इज टेलीविजन। मेन नाम टेलीविजन। इसी तरह अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोबाइल। मेरे पास भी सेलफोन है, आप सबके पास भी सेलफोन है, और हम ये सारे क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इनकी क्लास एक ही है। क्लास बनाने का पर्पज ये कि जो सिंपली एक टेम्पलेट होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा जिसके थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि मैंने मोबाइल की क्लास बना दी, अब मेरा मोबाइल भी, आपका मोबाइल भी, हम सबका मोबाइल उसी क्लास, जो मोबाइल की क्लास है उसी से बिलोंग कर रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए क्लासेस आर मैंडेटरी विच इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। फायदा ये होगा कि